गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद है मैंने विप के बारे में बातचीत करी थी, आई गेस। तो उससे आगे का जो पोर्शन है मैं वो अब कंप्लीट करा लेता हूँ, है ना। सर एक बार ये विक दोबारा बता दीजिए। विप का मतलब ये होता है कि आपका अगर कोई पार्टी है जो मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा के अंदर है, उस पार्टी ने अपना कोई एजेंडा बनाया हुआ है कि हमें किन को वोट करना है, किन के पक्ष में वोट करना है, किन के अगेंस्ट में वोट करना है। सो दैट सॉर्ट ऑफ एजेंडा इज मेड बाय एवरी पार्टी। सो यू हैव टू फॉलो द पार्टी नॉर्म्स। इन दैट केस अगर कोई पार्टी के अगेंस्ट जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है फिर। और उस पार्टी के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स को ही विप बोला जाता है, या उस चीज को फॉलो करने की ओवरऑल प्रोसीजर को विप कहा जाता है। ये हमने कल बात करी थी, ठीक है। अब इससे आगे की बात करते हैं। सेशन ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर समन की बात करते हैं। अब समन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, कोर्ट समन करता है लोगों को, ये शायद सुना होगा। समन करने का मतलब है बुलावा, एक तरीके से आम भाषा में। तो प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम समन करता है, ठीक है। प्रत्येक आपका लोकसभा या राज्यसभा को बुलाया जाता है। और समन करने में एक बात का खासा ध्यान इस बात का होता है कि जो टाइम पीरियड है वो कितना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी जो दो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, उनके बीच की जो गैपिंग है वो 6 मंथ से अबव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये है बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, 3 सेशन हो गए साल में। आप यहाँ अगर नोटिस करोगे तो किसी में भी जो गैप है वो 6 महीने तक का नहीं है। मई से जुलाई, सितंबर, नवंबर, बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं है। अगर कुछ अनयूजुअल हो रहा है देश में जिसके कारण गैपिंग देनी पड़ रही है, तो जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो 6 महीने तक का हो सकता है, ठीक है। और भी कुछ सिनेरियोज बनते हैं, मान लीजिए इमरजेंसी लग गई तब अलग बात है, ठीक है, वो एकदम अलग केस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। बजट सेशन के बारे में तो आपने अच्छे से सुना है कि बजट क्या होता है। फरवरी में बुलाया जाता है। आपका निर्मला सीतारमन बताती हैं कि इस साल हम क्या क्या खर्चा करने वाले हैं, कैसे कैसे खर्चा होगा हमारा। और ये सब सेशन किस लिए बुलाए जाते हैं, सेशन बुलाए जाते हैं ताकि यहाँ पर जो मैटर्स हैं, देश के लिए ज़रूरी बिल्स हैं, उनको डिस्कस करा जा सके। और जो बहुत सारे काम हमने अलाइन करे हैं या हमने प्रस्तावित करे हैं, उन पर डिस्कस हो सके, हाउस डिस्कस करके उनको पास करे और आगे लेकर जाए। ये ओवरऑल आपका तरीका होता है हाउस में। अब आते हैं एडजर्नमेंट क्या होता है, इस बात पर कि भैया एडजर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जब हाउस को बुलाया जाता है, ठीक है, तो हाउस में दो सेशन होते हैं। एक होती है मॉर्निंग सिटिंग, एक होती है पोस्ट लंच सिटिंग। यानी जो हाउस होता है वो 2 बार बैठता है आपका दिन में, दिन भर में सेशन जो होता है 2 बारी का, मतलब 2 हिस्सों में उसको बांटा जाता है। एक 11 से 1 का, एक 2 से 6 का, ठीक है। अब उसको रोकने के कई सारे तरीके हैं, यानी पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसको रोकने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। उसको रोकने के कई सारे तरीके में से आपका एडजर्नमेंट एक तरीका है, ठीक है। अब एडजर्नमेंट का मतलब ये होता है कि आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को एक निश्चित समय के लिए, निश्चित कार्यकाल के लिए या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रोक दे। चाहे वो घंटे हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो सप्ताह हो। ये काम कौन करेगा, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, ठीक है। वो बताएंगे कि एडजर्नमेंट जो है लगा दिया गया है, यानी इतने समय के बाद अब दोबारा से बैठक होगी। उसका मतलब होता है एडजर्नमेंट। इन सिंपल लैंग्वेज एडजर्नमेंट क्या है, जब आप टाइम बाउंड होके बता रहे हैं कि कितने समय बाद दोबारा से बैठक होने वाली है, ये होता है एडजर्नमेंट। अब इससे अलग होता है एडजर्नमेंट सिनेडाइन। एडजर्नमेंट सिनेडाइन से पहले मैं एक पॉइंट बताना जरूर चाहूंगा जो ऊपर वाले में रह गया, ठीक है।
इस पॉइंट पे नोटिस कीजिएगा, द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस एंड इट रिजेंबल इन द सेशन इज कॉल्ड रिसेस। प्रोरोगेशन, इसको भी मैं भी समझाता हूँ प्रोरोगेशन क्या होता है, उसके बाद आपको ये वाली बात थोड़ी समझ में आएगी कि आपका प्रोरोगेशन के बाद जो आपका टाइम पीरियड बीच में रहता है, ये बोल रहे हैं ना, तो प्रोरोगेशन में पहले समझाता हूँ, फिर दोबारा से इस वाली लाइन पर आएंगे, ठीक है? तो इसलिए आप इसको अभी होल्ड पे रखिएगा। चलिए, एडजमेंट के बाद एडजमेंट सीनेडाइन समझते हैं। एडजमेंट सीनेडाइन का मतलब ये होता है कि हाउस की जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसको रोक दिया गया है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इनडेफिनिट पीरियड के लिए। यानी ये नहीं बताया गया कि अगली बार बैठक कब होगी, उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई। यानी कि अब ये अनिश्चित काल के लिए रोक लिया गया है इसको। ये नहीं बताया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, यानी कि लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन ने, कि नेक्स्ट टाइम मीटिंग की डेट क्या है, टाइम क्या है। उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई। चलिए, नेक्स्ट है आपका प्रोरोगेशन, ठीक है? अब प्रोरोगेशन का मतलब समझते हैं, उससे आपको एडजमेंट का थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है? देखो, एडजमेंट का मतलब होता है कि केवल और केवल सिटिंग को आपने रोका है। यानी कहने का मतलब ये है, कोई पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा है, जैसे कि ये तीन थे, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, ये तीन सेशन है, ये तीन सेशन चल रहे हैं। आपने एडजमेंट लगाया तो क्या होगा, इन सेशंस में जो सिटिंग है, ठीक है, वो अभी कुछ टाइम के लिए रोकी गई है, सेशन खत्म नहीं करा गया है। इसने क्या करा है, सिटिंग को टर्मिनेट करा है, सेशन को टर्मिनेट नहीं करा है। किसने? एडजर्नमेंट ने। लेकिन अगर प्रोरोगेशन लगा दिया गया तो प्रोरोगेशन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि उसने केवल सिटिंग टर्मिनेट नहीं करी, बल्कि पूरा सेशन टर्मिनेट हो गया। अब दूसरी बात, जो प्रोरोगेशन होता है वो कौन लगाता है ये समझना जरूरी है, और एडजर्नमेंट कौन लगाता है ये समझना जरूरी है। एडजर्नमेंट लगाता है आपका स्पीकर। एडजर्नमेंट कौन लगाता है? आपका स्पीकर लगाता है। अगर आप नोटिस करेंगे तो एडजर्नमेंट लगाएगा स्पीकर ऑफ द हाउस, यहाँ पर लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का स्पीकर। तो एडजर्नमेंट जो है वो स्पीकर के द्वारा आपका करा जाता है या फिर चेयरमैन के द्वारा करा जाता है, ठीक है? समझ रहे हो? और एडजर्नमेंट में मान लीजिए कोई बिल डिस्कस हो रहा था, कोई बिजनेस पेंडिंग था, इस पे बात चल रही थी हाउस में, जैसे ही अगली बार मीटिंग होगी वो रेज्यूम हो जाएगा वहां पर, है ना? अब एडजर्नमेंट में और यहाँ पे प्रोरोगेशन में जो फर्क है वो ये समझने वाला है कि प्रोरोगेशन में क्या होगा आपका, प्रोरोगेशन में आपका जो इसको रोकने वाला व्यक्ति है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रोरोगेशन का जो नोटिफिकेशन देगा वो कौन देगा? प्रेसिडेंट साहब देंगे, ना कि स्पीकर। एडजर्नमेंट में, प्रोरोगेशन में मैं दोबारा से डिफरेंसेस बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान से सुनना। एडजर्नमेंट का मतलब होता है चल रहे सेशन का आपका बीच में रुक जाना अगली सिटिंग तक, यानी सेशन अभी चल रहा है, सिटिंग को रोका गया है। प्रोरोगेशन में सेशन को भी टर्मिनेट कर दिया जाता है और सिटिंग तो अपने आप ही हो जाएगी अगर सेशन खत्म कर दिया तो। एडजर्नमेंट को शुरू करते हैं, एडजर्नमेंट करा जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर। प्रोरोगेशन करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एडजर्नमेंट में जो भी आपका बिल है या जो बिजनेस है वो आपका पेंडिंग हो जाएगा, रेज्यूम होगा, हाउस की मीटिंग जब दोबारा होगी। लेकिन सेम सिचुएशन प्रोरोगेशन में होती है, उसमें बिल इफेक्ट नहीं होते, ठीक है? कुछ हल्का सा फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है? अभी तक हमने तीन चीजें कवर करी, प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिने टाइम। अब आते हैं इस वाली लाइन पे, द पीरियड स्पेनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। अब आपको इसका मतलब समझ में आएगा, यानी कि एक सेशन खत्म होने से लेकर दूसरे सेशन शुरू होने तक के बीच के समय को क्या कहा जाता है? रिसेस। क्या कहा जाता है? रिसेस, ठीक है? फाइन। चलिए, अब आते हैं डिसोल्यूशन पर। डिसोल्यूशन क्या होता है? देखो, पहली बात तो डिसोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से जुड़ा हुआ है,
राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं की जा सकती, वो खत्म नहीं की जा सकती। ठीक है। डिसोल्यूशन जो है वो क्या करता है, वो आपकी चल रही लोकसभा का जो एग्जिस्टिंग हाउस है उसको खत्म कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। ऐसे घुल जाती है ना कोई चीज पानी में, डिसॉल्व कर देते हैं, उसको मिला देते हैं, तो ऐसे ही वो खत्म हो जाता है। क्योंकि 5 साल जो भी पार्टी राज कर रही है उसके खत्म हो गए, वो डिसॉल्व हो गई। तो अब क्या होगा आपका? अब आपका नई पार्टी आएगी। तो उस एंडिंग को बोला जाता है डिसोल्यूशन। और आपको अच्छे से पता है राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता है। राज्यसभा में एक तिहाई मेंबर हर 2 साल में बदलते रहते हैं, तो वो हाउस हमेशा कंटिन्यू रहता है। इसलिए डिसोल्यूशन जो है वो केवल और केवल लोकसभा से ही जुड़ी हुई बात है। ठीक है। अब एक बात समझने वाली है, अगर डिसोल्यूशन लग गया यानी डिसोल्यूशन हो गया, तो जितने भी आपके बिल पहले इंट्रोड्यूस कराए जा चुके हैं, ठीक है, जितने भी बिल आपके इंट्रोड्यूस कराए जा चुके हैं, जितने भी मोशंस, रिजोल्यूशंस, नोटिसेस, पिटिशंस, जितनी भी पेंडिंग है जो चल रही थी, वो सब खत्म हो जाएंगी, वो सब लैप्स हो जाएंगी। अब उनको दोबारा से शुरू से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा नई लोकसभा को। ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ बिलों के बारे में ये बात करी जाती है कि कुछ सम बिल आर पेंडिंग, तो अश्योर कराया जाता है कमेटी के द्वारा कि वो लैप्स नहीं करेंगे, उनको उनके ऊपर बात करेंगे। और यार वैसे सीधी सी बात ये भी है कि कोई नई सरकार आती है तो वो अपने नजरिए से बिलों को देखती है। ठीक है। मान लीजिए कोई बिल आपका क्या हुआ था, मान लीजिए एक बिल था जो लोकसभा में आपका पास हो गया था, बट राज्यसभा में वो क्या था, पेंडिंग था अभी। तो क्या हो जाएगा उस केस में? बिल लैप्स कर जाएगा। भाई अगर उनकी ठीक है। सरकार दोबारा आ जाए, मान लो कि चलो अपोजिट आए, कोई अपोजिशन वाले आएंगे, तो चलो बनता है भाई उनके सामने रखेंगे बात। लेकिन वह ऐसे ही कैसे चुन के दोबारा आ जाए, तो दोबारा से समय खराब करेंगे भैया कहीं वो, क्योंकि पहले इतनी बहस हो चुकी है किसी बिलों को लेके, सिर्फ रोक ही तो रखा है। उसका भी और नेक्स्ट टाइम उसका भी उसका भी बताऊंगा अभी क्या करते हैं। जब टाइम को बचाना होता है ना, तो उनको बचाने के लिए मोशंस लाए जाते हैं। जब पार्लियामेंट का कीमती समय जो है, जो हर घंटे के ऊपर 2.5 करोड़ रुपए लगाए जाते हैं हम लोगों का पैसा, ठीक है, उसको बचाने के लिए मोशंस लाए जाते हैं जिनसे हम समय बचाते हैं। मैं वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। पार्लियामेंट का एक तरीका होता है समय बचाने का, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशन है। और आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा, जो चेयरपर्सन बैठा हुआ होता है गद्दी पर, वो तुरंत से कैसे बोलता रहता है बार बार, ओके 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 साहब साहब आपका समय खत्म हो गया है, ठीक है, बस 2.5 मिनट दिए थे आपको, इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे आप, बैठ जाइए अपनी जगह पे, आपके 2.5 मिनट खत्म हो गए। तो आप नोटिस कीजिए कि वो 2.5 मिनट दे रहा है, 2 मिनट दे रहा है किसी एमपी को बोलने के लिए केवल। सो हाउ इंपॉर्टेंट द टाइम इज, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं वो। ठीक है, बात खत्म करवा दे रहे हैं कि ये बात किसी रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, आपकी बात खत्म हो गई है। टाइम वहाँ पे बहुत वैल्यूएबल होता है। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब मैं बात कर रहा था बिल की। दूसरा सिनेरियो आपने ये समझना है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करें डिसोल्यूशन की, कि हाउस आपका एंड हो चुका है, जो अगर दोबारा से पार्टी लौट के आती है तो दोबारा से इंट्रोड्यूस करा देते हैं बिल को। ठीक है। तो वो तेजी से उस पर प्रोसेसिंग कराते हैं। ठीक है। समझ रहे हो? ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर किसी को समझ ना आ रहा हो कि ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन क्या होता है, उसका मतलब ये है 5 साल पूरे हो गए, फट जाओ यहाँ से। 5 साल पूरे हो गए, अपनी जगह छोड़ दो, क्योंकि आपका समय खत्म हो गया है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी अगर लगी हुई हो तो आपको याद होगा अच्छे से कि टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाता है कई बार लोकसभा का, है ना? वरना 5 साल में अपने आप सरकार हटने वाली है, फॉर श्योर है। ठीक है। और अगर मान लो आपका प्रेसिडेंट साहब से गुहार लगाई जाए कि हाउस को आप डिसॉल्व कर दो, यानी कि इसको खत्म कर दो, दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, तो प्रेसिडेंट साहब ऐसा कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। ठीक है। वापिस आते हैं अपने केस पे कि हम बिल्स की बात कर रहे थे। अगर मान लीजिए कोई बिल जो है वो पेंडिंग है लोकसभा में, चाहे वो लोकसभा में शुरू हुआ था, ठीक है, और राज्यसभा में जो भी है, तो वो बिल जो है आपका क्या हो जाएगा उस केस में, वो लैप्स मार जाएगा। यानी कि उस बिल की कोई क्षमता नहीं रह जाएगी। जब आपका डिसोल्यूशन हो चुका है तो बिल आपका किसी काम का नहीं है।
ठीक है, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए एक केस को समझिएगा, आपका जो बिल है, एक बिल है, दोनों हाउस ने अभी तक पास नहीं करा है उसको, ड्यू टू सम डिसएग्रीमेंट अभी तक पास नहीं करा है, और प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है, नोटिफाइड कर दिया है कि वो ज्वाइंट सिटिंग होल्ड कराएंगे, इस बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग होल्ड कराएंगे, वो होल्डिंग ऑफ अ ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, डिसोल्यूशन से पहले नोटिफाई कर दिया था उन्होंने, यानी पहले ही बता दिया था कि ज्वाइंट सिटिंग करवाएंगे इसके लिए। उसके बाद डिसॉल्व हो जाती है अगर लोकसभा, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा उस केस में, अभी उस पर डिस्कशन होगा, यानी कि उसको दोनों को बिठा के वो बात करवाएंगे, ठीक है। अब एक केस, मान लीजिए राज्यसभा ने कोई बिल पास कर दिया है अपना, ये वो तो कंटिन्यूस हाउस है, और अभी तक लोकसभा ने उसे पास नहीं करा है, लोकसभा का भी उसमें रोल नहीं आया कोई भी, राज्यसभा उसे पास कर चुकी थी, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो अभी लोकसभा का जब रूल ही नहीं आया है तो उस केस में लैप्स नहीं होगा, यानी राज्यसभा ने उसको इनिशिएट करा दिया था, उन्होंने उन्हें पास भी कर दिया, अभी वो बिल लोकसभा पे जाना था, लेकिन लोकसभा उससे पहले ही लैप्स हो गई, यानी उससे पहले ही खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अगर उससे पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो वो बिल अभी क्या है, प्रोसेसिंग में है, वो लोकसभा पे जाना है, तो वो रास्ते में लैप्स नहीं होगा, वो लोकसभा पे जाएगा, तो वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि टाइम खराब नहीं करना है ना, राज्यसभा ने तो हाँ कह दी ना उसको, ठीक है। नेक्स्ट, मान लीजिए लोकसभा से भी कोई बिल पास हो गया, राज्यसभा से भी कोई बिल पास हो गया, ठीक है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के पास अभी आपका नहीं पहुंचा है या पहुंचने वाला है, ऐसा कुछ है, पेंडिंग है अभी, प्रेसिडेंट की जो रो है उसमें पेंडिंग है वो भी, ठीक है, तो उस केस में वो बिल लैप्स नहीं होगा, उस केस में वो बिल लैप्स नहीं होगा। दूसरा केस, मान लीजिए दोनों हाउसेस ने बिल को क्या कर दिया है, पास कर दिया है, और प्रेसिडेंट ने उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है हाउस के पास, उस केस में वो बिल लैप्स नहीं होगा। ये हो गए चार चीजें हमने अभी पढ़ा, एडजमेंट, एडजमेंट सिनेडाइन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, मैंने आपको चार अलग अलग तरह की चीजें पढ़ाई जिनसे चीजों को रोका जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कोरम। व्हाट इज कोरम? कोरम मिनिमम नंबर है कि इतने मिनिमम मेंबर चाहिए किसी भी हाउस की प्रोसेसिंग शुरू कराने के लिए, 1/10 नंबर होता है कोरम का, कितना, 1/10 मेंबर चाहिए किसी हाउस में प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए, जितनी उसकी टोटल नंबरिंग है। फॉर एग्जांपल लोकसभा के लिए मिनिमम 55 मेंबर चाहिए अगर वहां पर डिस्कशन या बातचीत चलनी है तो, राज्यसभा में मिनिमम 25 मेंबर चाहिए अगर वहां पर बात चलनी है तो, अगर इतना मिनिमम यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, तो आपका मीटिंग शुरू नहीं हो पाएगी जब तक कोरम वहां पर लौट ना आए। अब बात करते हैं वोटिंग के बारे में, क्योंकि सारी चीजें जो होती हैं वो वोटिंग के द्वारा होती हैं हाउस में, तो वोटिंग कैसे कराई जाती है उसको समझते हैं। देखो, जितने भी मैटर हैं, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, वो मेंबर्स की मेजोरिटी के द्वारा हाँ या ना करे जाते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहता है कि जी इस पे वोट करिए, जो इसके पक्ष में है, जो इसके विपक्ष में है। सिंपल मेजोरिटी केस में कम लोगों की हामी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी केस में ज्यादा लोगों की हामी चाहिए होती है, जिसमें कि पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं उनमें से 50% और जितने अभी वहां पर हैं मौजूद उनमें से 2/3 होने चाहिए। सिंपल मेजोरिटी केस में जितने वहां पर हैं उसके आधे वहां पर हाँ कर दें बस। तो उसके लिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मान लीजिए लोकसभा का है, तो वो क्या करता है, वो आपका लोगों से पूछता है कि कौन इसके पक्ष में है कौन इसके पक्ष में नहीं है। कभी प्रोसेसिंग देखिएगा तो जब वो पक्ष में पूछते हैं तो वो पूछते हैं द मोशन से आय, AYE, आय, आय का मतलब होता है कि हाँ आप इसके पक्ष में हैं। दूसरा होता है जो इसके पक्ष में नहीं है उसके लिए सिंपल होता है नो, ठीक है। अब जैसे ही वहां पर
पक्ष में ज्यादा आवाज आती है, एक तरफा ये आपको आवाज दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है कि हाँ इसके पक्ष में है, तो वो कह देते हैं हाँ जी बात ठीक है, पक्ष में बात आई है, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, कंक्लूजन आ जाता है डिबेट का। अगर उनको लगता है ऐसा कि भाई विपक्ष में ज्यादा आवाज आ रही है या पक्ष में ज्यादा आवाज आ रही है, तो उसको चैलेंज करा जाता है। क्या करा जाता है? उसको चैलेंज कर दिया जाता है। जब उसको चैलेंज करा जाता है तो उसके बाद फिर से आपकी काउंटिंग करवाई जाती है। उस काउंटिंग के आधार पर आपका ये देखा जाता है कि कितने नंबर बैठ रहे हैं हमारे। अगर पक्ष में ज्यादा बैठ रहे हैं तो मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं लोकसभा में जिस टाइम पर आप बात करते हो काउंटिंग वगैरह की या ओपिनियन वगैरह की। ठीक है, वोटिंग इन हाउस की अगर हम बात करें, नॉर्मली क्या होता है कि सबको पता है कि मेजोरिटी किस साइड पर है, तो आई से ही फैसला लग जाता है कि किधर फैसला जाने वाला है ना। कई बार अगर डिलेमा का केस बनता है तो वहाँ वोटिंग करवा ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो भाषाएं इस्तेमाल करी जाती हैं वो मेनली दो भाषाएं हैं, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश। जब मैंने आप लोगों को हिंदी पढ़ाई थी, आपको अच्छे से याद होगा, जब मैं हिंदी पढ़ा रहा था तो हिंदी का जो मैंने पहला चैप्टर ही पढ़ाया था उसमें मैंने हिंदी के बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी, आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक। अगर आप आर्टिकल 351 को ध्यान से पढ़ें तो उसमें ये कहा गया था कि हिंदी को कैसे धरातल पर उतारना है और उसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको काम करना है। और हमारे संविधान में जो भाषा है इंग्लिश, केवल अगले 15 साल तक रहेगी, यानी कि 1965 तक रहेगी, क्योंकि 50 में संविधान लागू हो गया था। उसके बाद हम लोग हिंदी पर मूव कर जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि विदेश से इतना ज़्यादा प्यार था हमारे बड़े बड़े नेताओं को, नेहरू जी और गांधी फैमिली को, कि उन्होंने ये काम होने नहीं दिया। ठीक है, अगर ये काम हो जाता ना तो माहौल ही बदल जाता। हिंदी को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो कब की मिल जाती। और आज जो लोग शर्म करते हैं ना बहुत ज़्यादा हिंदी को लेकर के, हमें तो हिंदी आती इंग्लिश नहीं आती, वो शर्म ना रहती उस लेवल की। थोड़ा दिमाग, कहते हैं ना सब कुछ साइकोलॉजी का खेल है। अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो हाई सोसाइटी, किसी को नहीं आती है तो वो लो सोसाइटी है। ये सोच का फ़र्क खत्म हो जाता, क्योंकि ये सोच का फ़र्क बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा पुराने समय में, कि अंग्रेजी जिसको आती है, अंग्रेजों का साथी है, हाई सोसाइटी है, और जो हिंदी बोलने वाला है वो लोकल है, वो लो सोसाइटी है। और आज भी ये फ़र्क ऐसे का तैसा ही है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। जबकि हिंदी बोलने वाले एक से एक खतरनाक लोग बैठे हुए नॉलेजेबल, बट जो इंग्लिश बोलने वाले बच्चे होते हैं ना, यो मैन बच्चे आजकल के 18-19 साल के अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हुए, जिन्हें ये नहीं पता है सोमवार का मतलब क्या है, 32, 36, 24, 26 ये क्या होता है, उन्हें कुछ नहीं पता है। वो जड़ मूर्ख अपने भाषा को जानते नहीं और दूसरी भाषा को सीख के इतने ज़्यादा अपने ऊपर गौरवान्वित हैं कि पता नहीं हमने कितनी बड़ी बात कर लिया है, क्या हमने हासिल कर लिया है जीवन में। ऐसे मूर्ख हैं, मुझे मिले हैं ऐसे, अपने सामने सच्चाई बता रहा हूँ। पढ़ाते हुए मैंने एक बच्चे से पूछ लिया था, इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, सोमवार क्या होता है, 9वीं क्लास का बच्चा था, 9th क्लास का बच्चा, सोचो। लड़की थी वो 9th क्लास की, उसे मॉडल बनना था। मैंने कहा बेटा अच्छा मॉडलिंग में सवाल होते हैं ना, कि सोमवार क्या होता है? उसने कहा सर वो तो मुझे पता ही नहीं। मेरा उसी टाइम ना ऐसा मूड हो गया था कि क्या है ये, बताओ क्या सीख रहे, क्या पता है इन्हें, कुछ नहीं पता है, मूर्ख कहीं के। ठीक है, जैसे मैं सुबह आपको बता रहा था लाल बाल पाल के बारे में, आम लोगों से पूछा गया तो आधे जमीन दोष हो गए उसी टाइम पे, पता ही नहीं उनको लाल बाल पाल है क्या चीज़। जो लोग तुम्हारे लिए मर खप गए देश की आज़ादी के लिए, उनको कुछ नहीं पता उसके बारे में, कोई मतलब भी नहीं उन लोगों को, जो मिला हुआ है बस उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सो लैंग्वेज इन पार्लियामेंट की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, ये चीज़ हो नहीं पाई, बात समझ लीजिएगा, आज हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करा जाता है। और एक और बात समझा दूं मैं आपको, अगर मान लीजिए कोई बंदा हाउस में अपनी मातृभाषा में अपनी बात कहना चाहता है तो वो कह सकता है। ठीक है, उसको पूरी इजाज़त है। जो भारत में भाषाएं हैं जिनका इस्तेमाल होता है, अगर कोई अपनी बात उस भाषा में कहना चाहता है सो ही हैड फ्रीडम। ठीक है, वो आराम से अपनी बात बता सकता है, समझा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। अब यहाँ पर मेरे से किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, शायद प्रियंका ने ही सवाल पूछा था कि सर क्या लोकसभा के या राज्यसभा के मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रोसीडिंग में बैठ सकते हैं क्या? यहाँ पर उस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा।
देखो, जो अटॉर्नी जनरल साहब होते हैं हमारे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्वाभाविक सी बात है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर की बात हो रही है, या फिर जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उन लोग को पूरी पूरी आपका इजाज़त होती है कि वो लोकसभा या राज्यसभा की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो राज्यसभा लोकसभा की प्रोसीडिंग में बैठ सकते हैं, पर इतना टाइम नहीं होता है इसलिए वो बैठते नहीं हैं, लेकिन वो वोट वहीं पर करेंगे जहां पर से वो चुने गए हैं। लोकसभा के हैं तो लोकसभा में वोट करेंगे, राज्यसभा से चुने गए हैं तो राज्यसभा में वोट करेंगे, ठीक है। इतनी बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर कोई लोकसभा का मिनिस्टर है तो वो राज्यसभा की प्रोसीडिंग में भी पार्ट ले सकता है, कोई लोकसभा का मिनिस्टर है तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग में भी जा सकता है, राज्यसभा का लोकसभा में जा सकता है, दे हैव द फ्रीडम, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, अब एक और बात, मान लीजिए कोई ना तो लोकसभा का, ना ही लोकसभा से, ना ही राज्यसभा से, दोनों से ही नहीं अभी चुना गया है, लेकिन उसको मिनिस्ट्री में कोई पद मिल गया है, उसको कोई मिनिस्ट्री दे दी गई, कैबिनेट का कोई पद दे दिया गया, तो 6 महीने के पास उसके पास अधिकार है कि वो लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग में बैठ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं इसके बाद का एक और, नीचे लिखा हुआ है आपका लेम डक सेशन। व्हाट इज लेम डक सेशन? लेम डक सेशन का मतलब होता है, ये आखिरी सेशन होता है लोकसभा का, जिसके बाद लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, उस सेशन को बोलते हैं लेम डक सेशन। जो अंतिम सेशन है किसी भी लोकसभा का उसको कहा जाता है लेम डक सेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, सवाल मन में है पूछ लीजिएगा। सबसे पहले है आपका क्वेश्चन आवर। जब भी किसी पार्लियामेंट की सिटिंग होती है, दिन का पहला 1 घंटा क्वेश्चन आवर होता है। इस पहले 1 घंटे में जो मेंबर्स होते हैं वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं उस मिनिस्टर से जिस चीज से वो लोग जुड़े हुए हैं, जिस चीज से जुड़ा हुआ सवाल है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है तो उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा। अब जो सवाल होता है वो 3 तरह का हो सकता है, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? कोई मुद्दा है जिस पर सवाल पूछा जाना है, आपका जो दिन का पहला 1 घंटा है उसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है, उसमें उस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए यूजुअली क्वेश्चन लोग बाग पूछते हैं, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन पर ऊपर की तरफ स्टार लगा हुआ होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका आपका ओरल आंसर सामने से चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे मिनिस्टर से पूछा गया है जो दार्जिलिंग में आप लोग पटरियां बिछा रहे हैं, उनके कारण होने वाली जो समस्याएं हैं उनका आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो स्टार्ट क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे दिया जाएगा? ओरली आंसर दिया जाएगा, यानी मौखिक रूप से वो इस बात का जवाब देंगे। जब वो मौखिक रूप से इस बात का जवाब दे रहे हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति उनसे सवाल पूछ रहा है वो उसके जवाब में फिर से सवाल दाग सकता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा है, आंसर कैसा है, ओरल है, समझ रहे हो, मौखिक है। तो मौखिक रूप के सवाल जवाब में वो अगला सवाल भी पूछ सकता है जिसका जवाब दे देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होता है ये लिखित रूप से होता है, यानी लिखित रूप से पूछा जाता है, ये लिखा हुआ होता है, कहीं पर ओरली नहीं चलता है, ठीक है। लिखित रूप से क्या मतलब कि आप सामने वाली मिनिस्टर से या जो भी मंत्रालय है उससे लिखित रूप में जवाब मांग रहे हैं कि मुझे अनस्टार्ड आंसर चाहिए इसका, जो मेरा सवाल है आप समझ चुके हैं, यानी आपने सवाल सामने फॉरवर्ड कर दिया है, तो उनको पता है क्या सवाल है आपका पहले से ही, तो वो आपको लिखित रूप से उसका जवाब देंगे, मौखिक रूप से नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है अनस्टार्ड। अब अगर वो सामने से लिखित रूप से जवाब दे रहा है जो भी मिनिस्टर है आपका जुड़ा हुआ मंत्रालय से, तो आप उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यानी उस लिखित जवाब पे आप फिर से सवाल नहीं पूछ सकते, बिकॉज आपने लिखित जवाब मांगा है। समझ रहे हो बात को?
अब एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप 10 दिन से भी कम समय 10 दिन से भी कम समय में सामने से जवाब चाहें, उसको बोला जाता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जिसको कि ओरली ही आंसर करा जाता है, यानी मौखिक रूप से ही आंसर करा जाता है। नेक्स्ट, यहां तक बात क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इन तीनों में? ये भैया जो प्रश्न पूछते, ये जो आगे का सेशन चलेगा उससे रिलेट ही है कुछ भी इधर उधर से, जिसके ऊपर आगे बहस होने वाली उससे रिलेट ही पूछते हैं? आपका कोई भी मैटर है, किसी भी मिनिस्टर से पूछना है, जिससे भी कंसर्न मंत्रालय है, और आप काम की बात ही करोगे, बेवजह की तो बात वहाँ करने बैठोगे नहीं, तो आपको अगर कोई सवाल है आपका, वो पहले से ही बताया जाता है, बहुत पहले बता दिया जाता है कि ये वाली बात होने वाली है, आप प्रिपेयर करके आना। टाइम चाहिए ना। सामने से एक व्यक्ति ने एक जायज सवाल उठाया है कि आपकी बनाई गई पटरियों से वहां पर होने वाले जो उगने वाले पेड़ों की ये वाली प्रजाति है उसको दिक्कत हो रही है, आप इसका कुछ हल बताएं। आसपास जो वहां पर रहने वाले जंतु हैं वो क्रॉसिंग के बीच में आ रहे हैं, आप इसका कुछ हल बताएं, क्योंकि वो एरिया नेशनल पार्क के बीच में से होकर गुजर रहा है, मान लो इस तरह का सवाल है सामने से, तो आप उसको तैयार करके लेके आओगे ना कि सामने वाला क्या करने वाला है। तो जी भैया इसलिए ये जी, हाँ 3 जी। तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ सवाल है समझने वाला, नीचे एक शब्द लिखा हुआ है प्राइवेट मेंबर। मेरा आप लोगों से सवाल है, देखो ये क्या कह रहे हैं, इन एडिशन टू द मिनिस्टर्स द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू अ प्राइवेट मेंबर, यानी मिनिस्टर्स के अलावा किसी प्राइवेट मेंबर से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब ये प्राइवेट मेंबर कौन होता है भाई? मुझे इसका जवाब आप में से कोई भी दे दो, अगर किसी को पता है तो। नहीं पता है तो ना कर दो तुरंत, टाइम नहीं, क्योंकि भैया ऐसे कुछ कुछ काम ऐसा होना हो जो प्राइवेट कंपनी वगैरह लेना चाहती हो, उसके मेन आए हो वहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह, नहीं, उनसे पूछेंगे भाई तुम क्या करोगे। नहीं ऐसा नहीं है। चलिए आप समझिएगा आप, ठीक है। प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सदन का मेंबर तो है, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, यानी उसके पास कोई मंत्रालय नहीं है, वो किसी मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है, वो किसी मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, वो मिनिस्टर नहीं है। मिनिस्टर कौन होता है? जिसके पास कोई मंत्रालय हो, स्टेट मंत्रालय हो, डिप्यूटी हो, कुछ उसके पास कोई मंत्रालय तो हो जिसपे वो काम कर रहा हो। जरूरी नहीं है सारे सवाल उनसे ही पूछे जाएं, हो सकता है विपक्ष में या इधर की तरफ पक्ष में लोग और भी काम कर रहे हों, उनसे भी सवाल पूछे जाएं। हर किसी सवाल पूछे जा सकते हैं ना। तो किसी प्राइवेट मेंबर अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, प्राइवेट मेंबर का मतलब एमपी ही है, बट वो एमपी जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर है आपका। अब प्राइवेट मेंबर की यहाँ पर बात समझते हैं। प्राइवेट मेंबर से भी सवाल पूछा जा सकता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वहां पर भी सारे ऊपर वाले ही केस लगते हैं, स्टार्ड अनस्टार्ड शॉर्ट नोटिस सब तरह का रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। ग्रीन, वाइट, लाइट पिंक, येलो कलर रिस्पेक्टिवली डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करे जाते हैं, इन सबको साइड कर देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पढ़ना है जीरो आवर के बारे में। अब ये जीरो आवर क्या होता है? एक होता है क्वेश्चन आवर जो दिन के शुरुआत में चल रहा है 1 घंटे में, समझ लीजिए। जीरो आवर जो है, ये आपका पहली इंपॉर्टेंट बात तो है कि रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन ही नहीं है, रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, अगर किसी मैटर पर प्रायर नोटिस दिए बिना बात करना चाहते हैं तो जीरो आवर का इस्तेमाल कर सकते हैं इमीडिएटली इंपॉर्टेंट एजेंडा को उठाने के लिए, क्योंकि रेगुलर बिजनेस जो चल रहा है हाउस का उसको इंटरप्ट नहीं करना है। आपने जो घंटे मुहैया कराए गए हैं पहले से ही सबका सबको पता है कि इतनी देर में ये वाली बातें होनी तय हैं। इस 1 घंटे में क्या होगा ये तय नहीं होता उस लेवल तक। थोड़ी देर पहले तो बता देते हैं कि जीरो आवर में क्या बात होने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1962 तक ये चीज थी ही नहीं। ये भारत की ही इनोवेशन है कि आप जो रिसेस का टाइम है, जीरो आवर है 12 से 1 बजे का जो टाइम है, आप उसका इस्तेमाल करें, सॉरी हाँ 12 से 1, आप उसका इस्तेमाल करें किसके तौर पर, जीरो आवर के तौर पर इस्तेमाल करें, ताकि आप कोई भी मुद्दा उठा सकें पार्लियामेंट में जो है ज़रूरत अभी के लिए, या आपको अपनी बात कहनी है उसके लिए।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? जी भैया। चलिए अब एक नेक्स्ट पोजीशन लेते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे ना थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज यहाँ पर बात उड़ जाएगी अब तुम्हारे, क्योंकि मोशंस जो हैं वो मोशंस इतने सारे हैं कि आपको बहुत दिक्कत आने वाली है इस वाले टॉपिक में ना। थोड़ा सा टफ टॉपिक है मोशंस, एक्सप्लेनेशन भी इसकी बहुत डिटेल में नहीं मिलती है, बट मैं इसको शॉर्ट में कराने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करके आप कोई सदन में मोशन लाना चाहते हैं, कोई बात लेके आना चाहते हैं जिस पर डिस्कशन हो, जिस पर लोग अपना ओपिनियन दें। ठीक है, मोशन को अडॉप्शन में लिया जाए, उस पर बातचीत करी जाए। ठीक है, कोई चीज आपको सदन में लेके आनी तो मोशन का इस्तेमाल करा जाता है बेसिकली। अब एक होता है सब्सटेंटिव मोशन। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल की तरह होता है। कहने का मतलब ये है, कोई मैटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तब सब्सटेंटिव मोशन लाया जाता है। कहने का मतलब ये है सब्सटेंटिव मोशन का, मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट को हटाना है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, समझ रहे हो, इम्पीचमेंट करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तब आप सब्सटेंटिव मोशन लेके आते हो, इंपॉर्टेंट जब आप कुछ करना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए सब्सटेंटिव मोशन में बहुत सारे क्लॉज हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसकी जगह पर जो इसमें बात कही गई है ए बी में, एक बात और ऐड होनी चाहिए, सी भी होनी चाहिए थी, वो हमने रखी नहीं। तो आप सब्सटेंटिव मोशन को सब्स्टिट्यूट मोशन से बदल सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो। आपने सब्सटेंटिव मोशन को सब्स्टिट्यूट मोशन कर दिया, इससे क्या हुआ, ये पुराने ओरिजिनल मोशन की जगह ले लेगा, अल्टरनेटिव की तरह काम करेगा, सुपरसीड कर जाएगा। यानी कि अब ये तीनों पे बात होने वाली है, पहले सिर्फ ए बी पे बात हो रही थी, अब सी भी ऐड कर दिया गया है, तो सब्स्टिट्यूट मोशन लाया गया है उसकी जगह पर बात करके। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है आपका सब्सिडरी मोशन। अब ये क्या होता है, मान लीजिए कोई ओरिजिनल मोशन था आपका, ओरिजिनल प्रोसीडिंग थी। ठीक है, तो उस ओरिजिनल मीटिंग के ऊपर अगर आपने कोई बात करनी है, सब्सिडरी पॉइंट आपने ऐड करना है, या आपको कोई और मोशन ऐड करना है, बेसिकली ये ओरिजिनल मोशन के ऊपर ही लगता है। पहली बात तो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, प्रोसीडिंग के ऊपर ही चलता है। इसके अंदर भी तीन पार्ट हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एक है अमेंडमेंट, एक है सुपरसीड, एक है एंसिलरी। ठीक है, मान लीजिए आपको जो ऑलरेडी आपका बिल वहां पर मोशन लाया गया है उसमें मॉडिफिकेशन करना है या सब्स्टिट्यूट करना है किसी पार्ट को जो ओरिजिनल मोशन है, तब आप अमेंड का इस्तेमाल कर सकते हो, सब्सिडरी पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें और सब्स्टिट्यूट में ये फर्क है, सब्स्टिट्यूट पूरे बिल को बदल देता है या पूरे मोशन को चेंज कर देता है, एक नया आ जाता है उसकी जगह ऐड करके साथ में। सब्सिडरी की अगर बात करें, सब्सिडरी में अमेंडमेंट होता है, बदलाव होता है। सुपरसीडिंग की अगर बात करें, सुपरसीडिंग क्या करता है कि आपको बात जिन इश्यूज पे चल रही थी, डिबेट जिस इशू पे चल रही थी, उससे अनदर इशू पे आपका लेके जाना, उस इशू को सुपरसीड कर देना, यानी उसकी जगह दूसरे वाले इशू पे मूव कर जाना। ठीक है, ये है आपके सब्सिडरी की बात, यानी कि जो एक्स्ट्रा है। इसके नीचे देखो लिखा हुआ है क्लोजर मोशन। इस वाले को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ये वाला भी टफ है। क्लोजर मोशन का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, क्लोज कर देना, दुकान का शटर गिरा देना, ये समझ लो। ठीक है, अब ये क्लोजर मोशन का इस्तेमाल क्यों होगा, आप दिमाग में एक बात बैठा लेना इसको आसान से समझने के लिए, टाइम सेविंग। क्या दिमाग बिठाना है, टाइम सेविंग के लिए होते हैं क्लोजर मोशन। सरकार का समय बचाने के लिए होते हैं क्लोजर मोशंस। ठीक है, किसके लिए, समय बचाने के लिए। तो क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई डिबेट चल रही है, कोई बात चल रही है, उसका जल्दी से अप्रूवल लेके आना है। ठीक है, तो उसके टाइम को जल्दी से खत्म करते हैं, डिस्कशन फालतू नहीं करते हैं इस पर। ठीक है, मान लीजिए अगर हम इसके एक पहले हिस्से की बात करें जो है सिंपल क्लोजर,
मान लीजिए कोई मुद्दा आपका गरमाया हुआ है पार्लियामेंट में, जिसके ऊपर खूब डिस्कशन हो चुका है, ठीक ठाक डिस्कशन हो चुका है। अब जब डिस्कशन हो चुका है ठीक ठाक, तो एक पार्लियामेंट्री मेंबर ने कहा जी सिंपल क्लोजर कर दो इसको, अब इस पे और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, जो आप कह रहे हो कि इस पे अभी ये वाली बात भी करनी है, वो वाली बात भी करनी है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इसको निपटाओ यहीं पे, अभी समय बचाना है और भी बातें करनी है, तो अब सिंपल क्लोजर लेके आओ, वहां पर उसको बंद करवा दो। सबने हाँ करा, बंद कर दो, बंद हो गया, ठीक है, सीधा दूसरे पे चले गए। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, एक नीचे लिखा हुआ है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। अब क्या होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट को ध्यान समझना। मान लीजिए आपके पास इशू हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने सारे क्लॉज हैं जिन पे भी आपको बात करनी है, ठीक है, और आपको मोशन ला के सबसे हाँ या ना भी पूछना है भैया। तो इतने सारों पे डिस्कशन करके हाँ या ना पूछोगे तो भैया शाम हो जाएगी, और मुद्दे और भी हैं बाकी। तो आपने क्या करा, इनको कंपार्टमेंट में बांट लिया, यानी 5 का एक गुट बनाया, 5 का एक गुट बनाया, इस पे सबसे डिस्कस करा एक साथ हामी भरवाई, इस पे सबसे डिस्कस करा एक साथ हामी भरवाई, जो भी हाँ या ना का आया उसके हिसाब से आगे बढ़ गए। ये होता है कंपार्टमेंट, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, यानी बहुत सारे मुद्दों को एक साथ इकट्ठा करके उस पे हाँ या ना ले लेना सामने से, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट पार्ट। भाई साहब आज जो क्लास में नहीं है ना, मैं सही बता रहा हूँ, उसका दिमाग सड़ जाएगा जब वो अगर ये रिकॉर्डिंग देख रहा होगा तो बाद में, क्योंकि सवाल अगर कोई मन में होगा ना तो वो मन में रह जाएगा। भाई जो बाद में रिकॉर्डिंग देखे इसकी, पूछ लेना जो भी सवाल आपके मन में आए, ठीक है, और जो क्लास वाले हैं वो भी पूछ लेना। कंगारू क्लोजर क्या होता है, कंगारू कैसा करता है, कंगारू कैसा जीव फुदकता है ना एक से जगह दूसरी जगह, क्या करता है, जंप मारता है एक से दूसरी जगह। तो मान लीजिए आप क्लॉज नंबर 1 पे बात कर रहे थे, आपको लगा क्लॉज नंबर 1 के बाद जो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है वो क्लॉज नंबर 4 है, 4 के बाद जो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है क्लॉज नंबर 9 है। तो आप ये नहीं कर रहे हो कि आप सभी बातों पे चर्चा कर रहे हो, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस पे आपने बात करी और बिल को सीधा ले गए, मोशन को सीधा ले गए पास करवाने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका कंगारू क्लोजर, जल्दी जल्दी निपटाना, ठीक है। अब इससे भी खतरनाक होता है आपका बुलेटिन। आपका गिलोटिन का मतलब होता है गला काट देना। इसमें क्या होता है, मान लीजिए बिल्कुल ही टाइम नहीं है भाई साहब, बहुत ही कम है आपके पास टाइम, तो आप क्लॉज नहीं पूरे के पूरे बिल ठा ले रहे हो एक साथ, 2 3, एक बिल की बात करें उसके बाद 2 3 और बिल आपने इंक्लूड कर लिए और सब पे एक साथ डिस्कस करके उसको धड़ाक से पास करा दिया। मान लीजिए सुबह आपके पास 4 बिल हैं, डिस्कशन एक ही बिल पे हुआ, इन दोनों को सबको इंक्लूड करा और इस पे बातचीत करो, सबको कहा कि हाँ भाई बताओ क्या करना है, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। तब आता है बुलेटिन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? जी भैया। ये हो गया बुलेटिन आपका। इसके बाद आते हैं प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजमेंट मोशन, ठीक है, आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ठीक है, और भी टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, ठीक है। ये सिंपल से हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। जो टफ वाले थे वो मैंने सारे ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं, जो भारी वाले थे आपके साथ, ठीक है। तो इसको अभी इतना ही जरूरत करते हैं, ठीक है। हाँ बताएं। भाई, जरूरत पड़ती होगी तभी तो ये वाले मोशंस वगैरह का यूज होता होगा ना, वैसे तो नॉर्मली हाँ बातचीत हाँ चलती होंगी। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल। देखो ज़रूरत तो इनकी ठीक है। पड़ती रहती है, बिकॉज टाइम की बहुत कमी होती है, हमारे देश में काम बहुत सारा है जो होना बाकी है। हम विकासशील देश हैं, विकसित तो भी है नहीं, बहुत जगह तो सड़कें ही नहीं बनी, बहुत जगह तो पानी नहीं पहुंचा, बहुत जगह तो बिजली नहीं है, तो इसलिए इसको रन कराया जाता है ना। चलिए ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।